हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों चलो हम लोग स्टार्ट करें आज का लेक्चर। आज पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के, उसके बाद एसएचएम में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस, पहले के 2-3 क्वेश्चन रह गए थे वो भी, और उसके आगे का देखो स्टेज 2 पार्ट बी, इसके 3 क्वेश्चंस हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 2 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 42, 43 और 44, ये 3 क्वेश्चन बाकी थे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42, देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। एक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करता है। ग्रह की P व Q स्थिति पर वेग क्रमशः v1 व v2 है, SP r1 है और SQ r2 है। v1 और v2 का मान ज्ञात करना है। एक फिगर गिवन है, देखो ऐसे इलिप्टिकल पाथ है, यहां पे कहीं सन मान लेते हैं। P और Q दो अलग अलग पॉइंट है, यहां पर P, यहां पर Q। ये r1 डिस्टेंस, ये v1 वेलोसिटी। अच्छा सन यहां कहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो r1 ये हो गया, ये r2, ये v2, ऐसा है, ठीक है ना। हमें क्या चाहिए, v1 बाई v2। तो सन यहाँ हो या यहाँ हो, v1 बाई v2 का रेशियो तो डिस्टेंस के ही प्रोपोर्शनल होगा। देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब mv1r1 इक्वल्स टू mv2r2। p पॉइंट और q पॉइंट पर जो एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय समवेग दोनों समान होंगे, तो v1 बाई v2 को r2 बाई r1 लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 43, 43 में देखो क्या लिखा है। पृथ्वी के चारों ओर r व 4r कक्षीय त्रिज्या में दो उपग्रह A व B परिक्रमण करते हैं। इनके क्षेत्रीय वेग का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रीय वेग में देखो बच्चों क्या आता है, dA बाई dt, ये L बाई 2m ऐसा लिखते हैं, यानी कि mvr बाई 2m। तो v और r आएगा, v को स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ gmr बाई 4, ये 2 को अंदर लिख दे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। और r को भी अंदर लिख दिया, r स्क्वायर हो गया, एक r कट गया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, dA बाई dt ये स्क्वायर रूट ऑफ r के समानुपाती है। अब हमें A तथा B के क्षेत्रीय वेग का अनुपात ज्ञात करना है। ये मान लें A का क्षेत्रीय वेग है, ये B का क्षेत्रीय वेग है। क्षेत्रीय वेग किसके समानुपाती है, स्क्वायर रूट ऑफ r के, तो RA और RB ऐसा लिख देते हैं। अब त्रिज्याएं कितनी दी हुई है, r व 4r, r बाई 4r यानी कि 1/2, ठीक है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1/2। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। फोर्टी 44 में देखो क्या लिखा है। r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में v0 कक्षीय वेग से परिक्रमण करते कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 2 दिन है। एक अन्य कक्षा में चक्कर लगाते
उपग्रह का आवर्त काल 16 दिन है। ठीक है, कक्षीय त्रिज्या और वेग ये हमें ज्ञात करना है। वी नॉट स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर होता है। और अगर हम लोग आवर्त काल की बात करें तो जो आवर्त काल है इसका स्क्वायर ये आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, जो भी दूरी है। तो अब यहां पर क्या लिखा है, आवर्त काल एक का तो 2 दिन है और दूसरे उपग्रह का 16 दिन है, तो 16/2 किसके बराबर हो जाएगा? दूसरे की त्रिज्या पता नहीं है, इसको हम लोग R2 नाम दे देते हैं और पहले के लिए त्रिज्या R है, इस पे पावर 3, तो ये 8 हो गया। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, क्यूब रूट करोगे 4 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। एक तो 4R आना चाहिए त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद कक्षीय वेग की बात करें, देखो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R। ठीक है ना, तो एक में V नॉट है, दूसरे में हम लोग V मान लेते हैं। इसके लिए तो 4R है ना त्रिज्या, और दूसरे के लिए R 1/2 आ जाएगा। V नॉट ऐसे लिख देते हैं, V इक्वल्स टू V नॉट बाई 2। ठीक है, तो कक्षीय वेग V नॉट बाई 2 और कक्षीय त्रिज्या 4R, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, स्टेज 3 में आते बच्चों। स्टेज 3 पार्ट ए, 17 क्वेश्चन है ना टोटल, 17। तो ये 17 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए पैसेज 1। देखो इसमें क्या लिखा है बच्चों, एक तो इंफॉर्मेशन ये दिया है कि अगर कोई ऐसे मान ले उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके, और इसको हम लोग कुछ वेग दे दें जो इससे थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन पलायन वेग से कम है, तो ये इलिप्टिकल पथ पे ऐसे घूमने लग जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ऐसा दिया है, इसी को मिटा देते ना। ऐसा है। फिर इसमें क्या लिखा है कि टोटल एनर्जी जो है, अगर कुछ इलिप्टिकल पाथ है तो टोटल एनर्जी माइनस GMM/2a होगा, जहां पर a क्या है, इसका सेमी मेजर एक्सिस यानी अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है। ठीक है ना, ये जो इलिप्स है दीर्घवृत्त, उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई a है। तो कुल ऊर्जा जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, -2GM1m2/2R। तो R वहां त्रिज्या होता था, अभी यहां पर सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, यहां पर एनर्जी अगर आप थोड़ा सा बढ़ा देते हो, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एनर्जी बढ़ाने का मतलब एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम करना है। देखो एक्चुअली होता क्या है, टोटल एनर्जी ऋणात्मक है, मान लो टोटल एनर्जी -3 जूल है और उसको -2 जूल कर दिया, तो एनर्जी तो बढ़ गई ना, टोटल एनर्जी ज्यादा हो गई, मैग्नीट्यूड कम हो गया, टोटल एनर्जी बढ़ गई, ध्यान रखना। तो अब देखो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन के लिए क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन के ठीक ऊपर का
पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। देखो क्या लिखा है। एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर 300 किलोमीटर ऊंचाई पर वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। अंतरिक्ष यान को दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में रखने के लिए अंतरिक्ष यान और पृथ्वी निकाय पूरा एक सिस्टम है कि यांत्रिक ऊर्जा का परिमाण 10% घट जाता है। ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा ये है टोटल यांत्रिक ऊर्जा जिसका परिमाण कम हो रहा है, असल में यांत्रिक ऊर्जा बढ़ रही है। कितनी बढ़ गई? 10% बढ़ गई। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड तो घट रहा है लेकिन ऊर्जा बढ़ रही है। खैर, अब देखो इसमें क्या लिखा है। यदि अंतरिक्ष यान पृथ्वी का निकाय, पहला प्रश्न, प्रारंभिक ऊर्जा -E0 है, इस टर्म को -E0 लिख दो। ठीक है। या फिर जो भी सर्कुलर पाथ पे है तो भी -Gmm/2r, वो -E0 है। तो रॉकेट को ज्वलित करने के पश्चात निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा कितनी होगी? परिमाण तो कम हो जाएगा ना। पहले है -E0, बाद में इसका सिर्फ 90% ही तो रह जाएगा क्योंकि 10% तो घट गया। तो 0.9E0, पहले का आंसर ये हो जाएगा। ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखो क्या लिखा है। नई दीर्घवृत्त कक्षा की अर्धमुख्य अक्ष या फिर आप उसको अर्ध दीर्घ अक्ष कह सकते हो। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, देखो बच्चों, बाद में ये -0.5 हो गया ना, 0.9, तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। चलो अभी ऐसे लिख दो, Gm1m2/2a। ये नई ऊर्जा है जो पुरानी ऊर्जा का 0.9 टाइम्स है, -Gm(m)/2r। इसका 0.9 टाइम्स ही है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, Gm1m2 ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है? A। तो A का मान हो जाएगा r/0.9। R की वैल्यू, ये R जो है ना केंद्र से दूरी है, तो 6400 प्लस 300 मीटर की ऊंचाई पर था, डिवाइडेड बाय 0.9। ये जो है ये सॉल्व करके कितना आता है? 744.4 ऐसे आ जाता है किलोमीटर में ही। अब हमें देखना है कि किसके आसपास कौन सा है। पहला ऑप्शन देखो 7437 दिया है, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा और बाकी सब तो बहुत दूर दूर है। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा? अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये पहले किस ऊंचाई पर था? 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। तो अभी भी जब ये घूम रहा है तो न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? अर्थ सतह से 300 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों क्या लिखा है। 4 और 5 के लिए फिर से एक पैराग्राफ लिखा है। एक तारा व 2 ग्रहों के निकाय पर विचार कीजिए। तारे का द्रव्यमान M है, ग्रह ए और ग्रह बी का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या दिया हुआ है।
देखो बच्चों ये फिगर बन गया। अब इसमें यहां सेंटर पे स्टार है, एक तारा, इसके दो ग्रह हैं ए और बी, फिर उसके सैटेलाइट्स हैं S1 और S2। लिखा यदि ग्रह एक की भूस्थायी कक्षा में उपग्रह का आवर्तकाल T है तो ग्रह बी की भूस्थायी कक्षा में आवर्तकाल क्या होगा। देखो ये जो ए है, ए के लिए आवर्तकाल दिया हो ना, ग्रह ए की भूस्थायी कक्षा में उपग्रह का आवर्तकाल, यानी S1 का आवर्तकाल जो है वो ए के आवर्तकाल पे डिपेंड करेगा। एक कंप्लीट साइकिल में, यानी एक चक्कर घूमने में इस ग्रह ए को जितना वक्त लगेगा उपग्रह S1 को भी उतना ही वक्त लगना चाहिए, क्योंकि यह भूस्थिर उपग्रह है। उसी तरह से बी के लिए, बी को घूमने में जितना टाइम लगेगा S2 को भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। लेकिन देखो ए का और बी का घूर्णन काल नहीं दिया। परिक्रमण काल में तो हम लोग, यानी कि इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम है, इसका रिवॉल्यूशन टाइम है, परिक्रमण काल कहते हैं उसको, सूर्य के चारों ओर घूमने में जो टाइम लगता है उसका तो हम लोग रिलेशन लिख सकते हैं कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन से, है ना, T² प्रोपोर्शनल टू R³। लेकिन इसका अपने अक्ष पर जो घूर्णन काल है उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग ये कुछ अंदाजा या कंपेयर नहीं कर सकते S1 और S2 का आवर्तकाल के बारे में। तो ए का अगर आवर्तकाल, ए के लिए भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल T दिया है, बी का तो पता नहीं, बी किस एक्सिस यहां से घूम रहा है तो कितने समय में एक अपना साइकिल कंप्लीट करेगा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग क्या आंसर करेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर 4। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 5 में देखो क्या लिखा है, ग्रह ए व बी दोनों अपनी अक्ष के परितः समान समय में एक घूर्णन पूरा करते हैं। अब इसमें लिखा है कि जितना इसका टाइम पीरियड है उतना ही इसका है, यानी अगर ये अपने अक्ष पर T समय में घूमता है तो ये भी अपने अक्ष पर T समय में ही घूम लेता है। तो m0 द्रव्यमान के उपग्रह को ग्रह A से ग्रह B तक ले जाने में कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी। यहां से यहां तक ले जाना है, A से B तक। A पर देखो इनका इंटरेक्शन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, A और S1 का, B और S2 का, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से। तो फर्क किस पे पड़ेगा, सन और ग्रह के बीच का जो ऊर्जा है उस पर फर्क पड़ेगा। यहाँ की एनर्जी दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे बच्चों, और डिफरेंस निकाल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। प्रारंभिक ऊर्जा कितनी है, -G कैपिटल M m0/2 × R। फाइनल कितना हो जाएगा, -G कैपिटल M m0/2 × 4R। अब दोनों का डिफरेंस चाहिए, E2 - E1। G कैपिटल M m0/2R, इसको कॉमन ले लो, ठीक है, -1, यानी कि 1 नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा और 4 नेगेटिव में रहेगा। 3/4 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होकर के 3/8 हो जाएगा। अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो 5th का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 क्या लिखा है, पृथ्वी के चारों ओर एक कृत्रिम उपग्रह वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी पर पलायन वेग के आधी चाल से, पलायन वेग के परिमाण की आधी चाल से चक्कर लगा रहा है, यानी VE/2 √2 GM/R
और उसके पूरा डिवाइडेड बाई 2 ऐसा। r पृथ्वी की त्रिज्या है तथा g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, तो पृथ्वी की सतह से उपग्रह की दूरी क्या होगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, या इसको r प्लस एच लिख दो। और ये लिखा है एस्केप वेलोसिटी का आधा। ऐसा होता है, स्क्वायर कर देते हैं। ये gm से gm कट जाएगा, 2 से यहाँ 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू r के बराबर आ जाएगी। कितनी ऊंचाई पर होगा? r दिया हुआ है 6400, तो फिर ऊंचाई भी 6400 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दी गई कक्षा में उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? परिक्रमण काल t को हम लोग लिख देते हैं 2 पाई r बाई v। r तो कितना है? 2r, और v को हम लोग क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई 2r। ठीक है ना? तो अब इसको ऊपर लिख दो और आंसर आ जाएगा। किस फॉर्म में दिया है? 2 पाई बाहर ही है, r और g के टर्म में दिया है। 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 8 r क्यूब बाई जी एम, ऐसा लिख सकते हैं। तो r बाई जी हो जाएगा, r बाई स्मॉल जी। ठीक है ना? 8r बाई स्मॉल जी। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? थर्ड वाला, 7th का थर्ड हो जाएगा। ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 8, अगर उपग्रह को अचानक इसी कक्षा में रोक दिया जाए तो इसे पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरने दिया जाए, तो वह चाल जिससे पृथ्वी से टकराएगी क्या होगी? ठीक है बच्चों, तो अब 2r ऊंचाई पर है और r ऊंचाई पर आना है। यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा लिख सकते हैं ना, पृथ्वी की सतह पर कुल ऊर्जा और सतह से r ऊंचाई पर यह ऊर्जा है। स्मॉल m तो सब में कट जाएगा। आप अगर इसको इधर ले आओगे तो gm बाई r पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, यानी कि सॉल्व करके आ जाएगा gm बाई 2r, ये v स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होगा। 2 से 2 कटेगा, v का मान स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई r, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ gr भी लिख सकते हैं। तो 8 का पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 देखो, उसके लिए क्या लिखा है? तारों का एक युग्म एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के परितः घूमता है। एक तारे का द्रव्यमान कैपिटल M व दूसरे का द्रव्यमान स्मॉल m है, जहां कैपिटल M 2m के बराबर है तथा तारों के मध्य दूरी d है। तो 9th में हमें क्या फाइंड करना है? तारों का उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णन काल ज्ञात करना, टाइम पीरियड। देखो बच्चों ध्यान देना, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, एक तो यहां पर है 2m, ये द्रव्यमान केंद्र, और यहां पर है m। उनके बीच की पूरी दूरी क्या है? d। तो ये दूरी d बाई 3
और ये वाली दूरी 2d/3 हो जाएगी ना। कैसे लिखते हैं, m1d1 इज इक्वल्स टू m1r1 इक्वल्स टू m2r2 और r1 प्लस r2 इक्वल्स टू d, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो r1 इक्वल्स टू m बाई टोटल मास इंटू d, r2 इक्वल्स टू 2m बाई टोटल मास और यहाँ पर d। तो ये क्या आ जाएगा, d/3, ये 2d/3 हो गया। सिंपल है, ये केंद्र है, इसको O मान लो। हमें क्या चाहिए, घूर्णनकाल ही तो चाहिए। पहले ओमेगा फाइंड कर लेते हैं बच्चों। जब ये घूमेगा तो जो फोर्स लग रहा है देखो, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r के इक्वल हो जाएगा। तो 2m से 2m कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ये 3gm बाई डी क्यूब, ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई हमें, टाइम पीरियड में मिल गया 2π/ओमेगा 3gm। अब इस 2π को अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें तो 4π² हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 मैच कर जाएगा। तो 9th का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, दो ग्रहों के उनके उभयनिष्ठ द्रव्यमान केंद्र के परितः कोणीय संवेग का अनुपात। कोणीय संवेग को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा I2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, I1 बाई I2, I को क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर 2m इंटू d/3 का स्क्वायर और यहाँ पर m इंटू 2d/3 का स्क्वायर। m से m कट जाएगा, d/3 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4, है ना। किसका है, a और b का चाहिए, l m/l कैपिटल M, उल्टा होगा, इसका उल्टा हमें फाइंड करना था, समझ रहे हो। अभी ये हो गया L कैपिटल M/L स्मॉल m। तो ये सॉल्व करके आ गया 1/2। हमें फाइंड करना है L स्मॉल m बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ लार्जर स्टार। तो ये क्या आ जाएगा, 2, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये 10th हो गया। अब 11th यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 11th में हमें किसका, देखो इसमें भी लिखा है दो ग्रहों की गतिज ऊर्जा का अनुपात, फिर से km/k कैपिटल M ऐसे लिखा है, स्मॉल m बाई कैपिटल M, हाफ I2 ओमेगा स्क्वायर I1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ से हाफ कट गया, I2 बाई I1। देखो तो I1 बाय I2 क्या था, 1/2, तो I2 बाय I1 क्या होगा, 2, यानी जैसा आंसर 10th का था वैसा ही आंसर 11th का हो जाएगा, 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 में भी यही लिखा है। हो गया, ये 11th तक डिस्कस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब पैराग्राफ 5 क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 के लिए देखो इसमें क्या लिखा है, एक त्रितारा निकाय में प्रत्येक m द्रव्यमान के दो तारे हैं, जो कैपिटल M इसका द्रव्यमान दिया हुआ 2 × 10⁻30 द्रव्यमान के साथ समान वृत्तीय कक्षा में केंद्र
केंद्र के तारे, केंद्रीय तारे के अनुदेश हैं। दो बाहरी तारे सदैव इनकी संयुक्त वृत्तीय कक्षा के व्यास के विपरीत सिरों पर स्थित हैं। वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या दी हुई है तथा प्रत्येक तारे का कक्षीय आवर्तकाल भी गिवन है। ठीक है, एक बार देखो जो फिगर है मैं ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है। अब ये सिस्टम है, ये तारा है, इसके चारों तरफ ऐसे दो ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, तारा। अच्छा, ये तीनों भी, ये दोनों भी तारे हैं। अब कैपिटल एम का मान दिया हुआ है, कैपिटल एम 2 इंटू 10⁻30, फिर आर, दोनों के लिए त्रिज्या दिया है 10⁻11 मीटर, आवर्तकाल दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स, पाई स्क्वायर को 10 लेना है यानी पाई √10, और g की वैल्यू 20/3 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना इंफॉर्मेशन दिया है। अब लिखा बाह्य तारे का द्रव्यमान, ये जो स्मॉल m है वो ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, किसी एक तारे की बात करते हैं, उस पर जो कुल गुरुत्व बल लग रहा है वही तो अभिकेंद्रीय बल प्रोवाइड करेगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स तो घूम रहा है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा मिल जाएगा। एक तो फोर्स लगेगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, दूसरा फोर्स क्या लगेगा, स्मॉल m और स्मॉल m के बीच फोर्स लगेगा और इनके बीच की दूरी है 2r। अब ये जो टोटल फोर्स है किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। ठीक है ना, एक m तो कट जाएगा। g का मान दिया हुआ है ओमेगा, हम लोग देखो g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर प्लस g स्मॉल m बाई 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 2π/t होता है ना, तो 4π स्क्वायर r बाई टी स्क्वायर। अब इसमें सब कुछ दिया हुआ है, t का मान दिया हुआ है, पाई स्क्वायर को 10 लिख देंगे, स्मॉल r की वैल्यू गिवन है, कैपिटल G और कैपिटल M गिवन है, एक ही अननोन है m, और वैल्यूज को पुट करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके एग्जैक्ट आ जाता है 11/8 इंटू 10⁻30 kg, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है ना, सॉल्व करने के बाद यही आता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12। और 13 में लिखा है प्रत्येक तारे का कक्षीय वेग। कक्षीय वेग तो सिंपल ही है, ओमेगा ज्ञात करना था, ओमेगा क्या हो जाएगा 2π/t। अब t की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, इससे भी आंसर आ जाता है एग्जैक्ट। ये फोर्थ वाला जो पार्ट है कक्षीय वेग, ये तो ओमेगा है ना, हमें v चाहिए, रुक जाओ, v को क्या लिख देंगे, ओमेगा r लिख सकते हैं, v को ओमेगा इंटू r। अब ओमेगा की वैल्यू है 2π/t इंटू r। अब वैल्यूज को पुट कर देना, 2π के बदले √10, t की वैल्यू वहां पे गिवन है 1.6 इंटू 10⁻7, r के बदले 10⁻11। तो अब सॉल्व करके ये एग्जैक्ट आ जाएगा 5/4 √10, ऐसे ही दिया पाई की वैल्यू, ये पाई है असल में, इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अब बचा कौन सा 14th, कुल यांत्रिक ऊर्जा। इसके लिए भी कैलकुलेट करना है, मिटाते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों, कुल यांत्रिक ऊर्जा के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दोनों की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर, ऐसे दो पेयर बनेंगे। फिर जी स्मॉल एम इंटू स्मॉल एम बाई 2r, ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई निकाय की, और गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर गुना 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, कुल ऊर्जा मिल जाएगी। और ये सॉल्व करके आता है, ये भी एग्जैक्ट आता है बच्चों, -1375 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 10⁻38 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो ये 14 हो गया। अब 15, 16 और 17 की बात करते हैं। देखो बच्चों क्या लिखा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के समान दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है। ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा में भी माइनस जी एम वन एम टू बाई आर आता है, और बल में क्या जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर आता है, तो दोनों एम वन एम टू के प्रोपोर्शनल है। जबकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की गणितीय प्रतिरूप गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार भिन्न है, यह दूरी पर निर्भर करती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अस्तित्व का अच्छा सबूत गुरुत्वीय बल का संरक्षी बल होना है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण का बल है, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, यानी बल जो है वो आकर्षण बल है और स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, शून्य से कम होती है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या लिखा है, एक कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है वलय की अक्ष पर स्थित है, दूसरा द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या r वलय के केंद्र से r दूरी पर स्थित है, वलय के केंद्र पर स्थित द्रव्यमान का वेग होगा। ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, क्वेश्चन असल में सही से नहीं लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि असल में क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं, इसका लैंग्वेज प्रॉब्लम है। एक तो रिंग है जिसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या a है, इसके केंद्र से a दूरी पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक वस्तु रखा है। ये विराम से चलना शुरू करता है, जब इसके केंद्र पर आएगा तब इसकी चाल क्या होगी हमें ये ज्ञात करना है। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है ना। एक्सियल पॉइंट पर कोई पॉइंट मास है, जब उसको रिलीज करेंगे तो वो रिंग के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब रिंग के सेंटर पे पहुंचता है तब उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी। एनर्जी कंजर्वेशन लेंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी यहां पर जो कुल ऊर्जा है यहां पर कुल ऊर्जा दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। इस दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2a। तो अगर इस जगह गुरुत्वीय विभव की बात करें -g कैपिटल M बाई √2a हो गया, इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो तो इस जगह ऊर्जा मिल गई। केंद्र पे क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का मान gm/a, और इसको भी स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दें तो O बिंदु पर हमें क्या मिल जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ mv² लिख देते, अब हमें v फाइंड करना है। इसको gm को इधर ले आओ
कैपिटल जी एम बाई ए, कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट टू। ये वी स्क्वायर बाई 2 है, 2 को इधर ले आओ। ए लिखा है या आर लिखा है? आर लिखा है ना, खैर कोई बात नहीं है, इसको आप आर लिख दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो उसी फॉर्म में आएगा, ए के बदले आर आएगा, बस इतना ही है ना। अब v का मान क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2gm बाई आर इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू। हो गया। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन में लिखा है? फोर्थ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये 15 हो गया। अब 16 और 17 इस दोनों को मिटाएंगे, सॉरी इसको मिटाएंगे। अब 2 ही क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं फटाफट। फिफ्टीन हो गया ना, अब 16 और 17। देखो बच्चों 16 में क्या लिखा है? 3 एक समान m द्रव्यमान के कण L भुजा के समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखे हैं। त्रिभुज की भुजा को 2L कर दिया जाए तो किया गया कार्य क्या होगा? ये एक समबाहु त्रिभुज है, L इसकी भुजा है, 3 द्रव्यमान है इसके केंद्रों पे, सॉरी शीर्षों पे रखे हुए हैं और सबका मान स्मॉल m है। तब इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की क्या हो जाएगी? 3 पेयर बन रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, और तीनों युग्म के लिए जो एनर्जी होगा माइनस GM1M2 बाई आर होता है, इसका 3 टाइम्स। ठीक है। बाद में अगर इनके बीच की दूरी 2L कर दिया, यानी कि यही समबाहु त्रिभुज है लेकिन उसकी लंबाई अब 2L हो गई, भुजा की लंबाई, तो U फाइनल में क्या आ जाएगा? सिर्फ नीचे यहां पर 2L आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कुल ऊर्जा चाहिए या क्या चाहिए? ये मिल गया। हमें क्या ज्ञात करना है? किया गया कार्य। तो कार्य क्या होगा? दोनों एनर्जी का डिफरेंस ले लेते हैं, डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो फाइनल में नेगेटिव है, इनिशियल पॉजिटिव आ जाएगा, 3gm स्क्वायर बाई एल, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3gm स्क्वायर बाई 2L, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। सेवनटीन देखो क्या लिखा बच्चों, एक स्थिर कण को P बिंदु से, जो कि चंद्रमा के केंद्र से 3r दूरी पर है, से छोड़ा जाता है। यानी चंद्रमा की केंद्र से 3r, सतह से 2r दूरी पर है, वहां से छोड़ा। r चंद्रमा की त्रिज्या है और कैपिटल M द्रव्यमान है। निम्न में से कौन सा चंद्रमा पर चाल को प्रदर्शित करेगा? चंद्रमा की चाल नहीं, ये फिर से यहां पर रेक्टिफिकेशन है, करेक्शन है थोड़ा सा। कौन सा चंद्रमा पर वस्तु की चाल को प्रदर्शित करे? यानी 3r से छोड़ा और वो r पे पहुंचता है, तो r पर पहुंचने पर उसका क्या वेग होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लैंग्वेज समझ पाए तो। यहां से यहां पर आ गया, इस जगह काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हमें क्या चाल ही तो ज्ञात करना है, हाफ mv स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाई r इक्वल्स टू माइनस g स्मॉल m बाई 3r।
बस अब सॉल्व कर लेना है, स्मॉल m कट गया, v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4gm/3r। सॉल्व करके ऐसा आ जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ये हो गया। अब हम लोग होमवर्क नेक्स्ट क्लास का लिख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी यही रहेगा होमवर्क। पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस हैं? 39 तक है। क्वेश्चन नंबर 18 to 39। ठीक है, इतने क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे। अब हम लोग एसएचएम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बच्चों। ये जो होमवर्क है ये ग्रेविटेशन का है ना। और अभी हम लोग पढ़ेंगे एसएचएम। सरल आवर्त गति में विस्थापन। विस्थापन का कैसा फॉर्मूला होगा पहले हम लोग डिराइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके डिफरेंट टर्म्स के बारे में सीखेंगे। तो देखो बच्चों, सरल आवर्त गति में जो हमने सीखा था कि बेसिक क्या है कि अगर रेखीय या सरल आवर्त गति हो यानी कि लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो वस्तु का जो मोशन होता है, वस्तु की जो गति होती है वो रेखीय लीनियर मोशन होती है, सरल रेखा में गति करता है। एंगुलर एसएचएम में वो कर्व्ड पाथ पे मूव करता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले किसकी बात करें? लीनियर एसएचएम की, ठीक है ना। सरल आवर्त गति में विस्थापन, और ये सरल आवर्ती गति की बात कर रहे हैं, रेखीय सरल आवर्त गति। ठीक है, देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। जितना आज हो पाएगा नेक्स्ट लेक्चर में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेखीय सरल आवर्त गति में सबसे पहले हम लोग एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मानते हैं। ऐसे मान लो इसका द्रव्यमान m है, ठीक है, और k स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक। सतह बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी सतह है। अब अगर हम लोग ये मान लो मूल बिंदु था, मूल बिंदु से x दूरी तक विस्थापित कर दिया, तो जैसे ही आप इसको मूल बिंदु कहने का मतलब, अभी माध्य स्थिति को हम लोगों ने मूल बिंदु मान लिया है, ठीक है ना। इस तरफ धनात्मक, दूसरी तरफ ऋणात्मक विस्थापन मान लेते हैं। तो जब
स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, उस वक्त की ये अवस्था थी। अभी उसको x दूरी तक विस्थापित कर दिया गया है, तो स्प्रिंग में भी जो उसके लंबाई में परिवर्तन होगा, जो प्रसार होगा, वो x के बराबर होगा। स्प्रिंग बल हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, F वो माइनस के एक्स होता है। यहाँ के क्या है? बल नियतांक। ऋणात्मक चिन्ह इस बात को दर्शाता है कि जो दिशा होगी, समझ रहे हो ना, जो दिशा है विस्थापन की, मूल बिंदु से जो विस्थापन की दिशा है उसके विपरीत दिशा में ये बल लगता है, स्प्रिंग बल। और यहाँ पर ये बल प्रत्यानयन बल यानी रीस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। जब इसको माध्य बिंदु से हम लोग विस्थापित कर रहे हैं तो बल इसको वापस माध्य बिंदु पर लाने की कोशिश करता है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब इसको लेकर के हम लोग आगे x का एक इक्वेशन डेराइव करते हैं। जहां जरूरत होगी इंटीग्रेशन के इस्तेमाल करेंगे। कुछ चीजें जो आपको अगर पहले से पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो भी फॉर्मूला मैं लिखता जाऊंगा, आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे बहुत सारी चीजें। देखो ये तो एक सूत्र हो गया। अब हम लोग f को m इंटू ए लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा माइनस के बाई एम एक्स। ध्यान देना, k क्या है? बल नियतांक, और m द्रव्यमान है। k भी धनात्मक, m भी धनात्मक, k बाई n धनात्मक होता है। इसका मतलब हम लोग इसको कोई धनात्मक नंबर ओमेगा स्क्वायर से निरूपित कर सकते हैं। ओमेगा क्या है? बाद में इन सब की चर्चा करेंगे। अभी हमने k बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान लिया। कोई तकलीफ है तो बोलो। ये समझ में आया? कुछ भी धनात्मक है ये, तो ये भी हमने धनात्मक लिख दिया। अब बताओ, यहां लिख देते हैं जहां ओमेगा का मान क्या होगा, या ओमेगा स्क्वायर k बटा m है, तो k को m ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। सूत्र बन गया। फिर ओमेगा को स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम लिख सकते हैं। ये भी एक सूत्र बन गया। हर स्टेप में जो जो ऐसा लिख रहा है ना, फॉर्मूले जैसा यूज होगा बच्चों, ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो लिख दिया यहां तक। अब a मिल गया हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब अगर हम लोग कभी एक इक्वेशन लिखें सरल आवर्त गति के लिए, तो ओमेगा को d2x बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, या d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। जब भी आपको ऐसा समीकरण दिखे, समझ लेना ये सरल आवर्त गति है। लीनियर एसएचएम का इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाता है। एंगुलर एसएचएम होगा तो एक्स के बदले थीटा हो जाएगा। बाद में बात करेंगे उन सब चीजों की। अभी यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सरल आवर्त गति के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ। यहां पर के, एम और ओमेगा के बीच एक संबंध आया। ओमेगा क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। बाद में हम लोग सीखेंगे कि इसी ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है ना, सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन से सीखेंगे। अभी बस स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कुछ टर्म आया, हमने ओमेगा स्क्वायर मान लिया है। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब भी आपको इक्वेशन दिखे वो क्या हो जाएगा? सरल आवर्त गति के लिए इक्वेशन हो गया। अब इस तरफ का मिटाते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखो ये टर्म या ये टर्म आ गया है ना, ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। ए को हम लोग वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ए को डी वी बाई डी टी भी लिखा जा सकता है। ए क्या त्वरण है, तो डी वी बाई डी टी भी आप लिख सकते हो, या फिर वी डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स वाला जो टर्म है एक तरफ ले जाओ, वी डी वी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर ही रख दो इसको, एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो वेग है वो u है या v नॉट है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, v नॉट।
और बाद में v हो गया। प्रारंभ में x का मान x0 था, ठीक है, और बाद में x हो गया। लिख सकते हैं ना ऐसा, x0 हो सकता है, 0 हो सकता है। हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एक जनरल सा इक्वेशन। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, v²/2 आएगा। यहां v0, यहां v, इसमें भी क्या आ जाएगा, x²/2 आ जाएगा ना। यहां पर x0 और यहां पर x, 2 तो कांस्टेंट है, कट ही जाएगा, सब में कैंसिल करते हैं। अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या आ जाएगा, v² माइनस v0² इक्वल्स टू, v0 प्रारंभिक वेग है और x0 प्रारंभिक अवस्था है, माइनस ω² x² माइनस x0²। अब इस v0 को इधर ले आओ, v0² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x0² ω² माइनस ω² x²। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ω² सब में है तो नहीं, लेकिन हम लोग कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, यहां पर v0²/ω² प्लस x0² माइनस x², ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। x² ω² था तो इसमें ω² कॉमन आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा, यहां पर ω²/ω² लिख दिया, अब ऊपर वाला कॉमन ले लिया। अब ये जो एक टर्म आया ओमेगा, पहले से हम लोग मान चुके हैं, v किसी क्षण किसी x विस्थापन पर, v क्या है, वेग है, x तो उस क्षण का विस्थापन है, और ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है। देखो ओमेगा नियतांक था, ये भी नियतांक है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो टर्म है ना, उसमें x0 किसी क्षण प्रारंभ, जब हमने स्टार्ट किया टाइम को कैलकुलेट करना, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना, उस वक्त वस्तु x0 विस्थापन पर थी, यानी उसकी स्थिति थी x0, उस वक्त वस्तु का वेग v0 था। तो इस पूरे को हम लोग एक नियतांक मान लेते हैं और ये सब धनात्मक ही है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं a² माइनस x², ठीक है। यहां पर a² क्या है, v²/ω² प्लस x0², ये मिल गया। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, इस तरफ अब मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू, यही लिख देते हैं, ω² a² माइनस x²। ये भी हम लोग सूत्र ही मान लो, सूत्र के जैसा इस्तेमाल करेंगे आगे बार बार, या तो ऐसे या ऐसे। हमें क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए, विस्थापन। विस्थापन को यानी x का मान ज्ञात करना है, v को dx/dt लिख देते हैं, यानी dx/dt इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू √(a² माइनस x²), ऐसा लिख दिया। अब x वाला जो पद है एक तरफ और t वाले को दूसरी तरफ ले जाते हैं, dx/√(a² माइनस x² बराबर ओमेगा dt। यहां तक समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से t प्रारंभिक, x0 बाद में x, ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है साइन इनवर्स x/e।
आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ऐसा फॉर्मूला ये होता है ये, तो फिजिक्स में हम लोग पूरा डिराइव नहीं कर रहे हैं। वैसे आप चाहो तो x को a sin थीटा मान लो, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, dx मिल जाएगा, पुट कर दो, सॉल्व करके ऐसा आ जाता है। डेरिवेशन भी आप खुद से कर सकते हो। अभी तो फॉर्मूला ये ऐसे लिख लो, ये ओमेगा dt का इंटीग्रेशन t होगा, अपर और लोअर लिमिट पिट करने पर भी यही आ जाएगा। ऐसा आ गया। अब उधर का टर्म मिटाते हैं, देखो साइन इनवर्स आ गया। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट पुट कर दो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए इक्वल्स टू ओमेगा टी। अब साइन इनवर्स जो है ना ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो साइन इनवर्स x बाई ए माइनस, इसको हम लोग फाई मान लेते हैं, फाई डेल्टा थीटा कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं, इक्वल्स टू ओमेगा टी, जहां फाई क्या है, साइन इनवर्स x नॉट बाई ए है, यानी साइन फाई को आप x नॉट बाई ए लिख सकते हो। ठीक है ना। अब इस फाई को उधर ले जाते हैं, साइन इनवर्स x बाई ए ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। अब साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो साइन बन जाएगा ना, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए नीचे है, यहां पर इस ए को इधर ले आओ, तो ये विस्थापन हमें चाहिए था, विस्थापन आ गया। ठीक है बच्चों, इसके आगे फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी यहीं तक रहने देते हैं। होमवर्क मैंने दे दिया है, आप सब सॉल्व करके रखना। थैंक यू।